जब मैं कोटा चला गया तो मैंने कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस की, तो वहाँ मेरा ऐसा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाया और मेरा आईआईटी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके चेहरों पे जो खुशी होती है वो देखने को मिलती है, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं, और एज इट इज़ जो इकोनॉमिक सर्वे की योजनाएँ हैं या कुछ इस तरीके की गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो सीधे सीधे मेंस में भी हमसे पूछे जाते हैं। तो 4th पेपर से ही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और 4th पेपर से ही लोग रह जा रहे हैं। वहाँ से कोई भी बुक उठा लीजिए एसएससी की, ठीक है। और इंग्लिश से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है। ये जैसलमेर में जो जिनभद्र सूरी भंडार है वहाँ पे ओग नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी नामक पांडुलिपि चित्र रखे हुए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो जज्बा पूरा होता ही है, उन्हें वो एक बार तैयारी से लग जाए ना तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो उन्हें तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, उनसे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है हमेशा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हम जयपुर में हैं, जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं स्टूडेंट्स मिनटो यूट्यूब चैनल पे कि लगातार हम आरएएस टॉपर का इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। अभी हमारे साथ पृथ्वी जी परमार सर हैं जो आरएएस में 56वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। सर का ये पहला अटैम्प्ट था, तो सर से हमारी बातचीत होगी, इनकी हम स्ट्रेटेजी जानेंगे, नोट्स मेकिंग जानेंगे, कैसे नोट्स बनाते थे, आंसर राइटिंग स्किल जानेंगे और कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे और क्या क्या इनकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी पीटी मेंस इंटरव्यू का रहा है। सर से हम बातचीत करेंगे। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो आरएएस की प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं। सर सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम पृथ्वीराज परमार है और आरएएस का जिसका रिज़ल्ट हाल ही में डिक्लेयर हुआ है उसमें मैंने ओवरऑल 56 रैंक हासिल की है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो जालोर डिस्ट्रिक्ट में भीनमाल तहसील है, वहीं से हुई है। मैंने 10th तक भीनमाल से ही आदर्श विद्या मंदिर से एजुकेशन हासिल की थी और उसके बाद में मैंने कोटा से 11th-12th उत्तीर्ण की है। वहाँ पे मैंने आईआईटी की तैयारी भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा आईआईटी में नहीं हो पाया। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु से किया है। उसके बाद में मैंने 1 साल गेट की प्रिपरेशन भी की थी, वहाँ पर भी मुझे अनफॉर्चुनेटली अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर मैंने फील्ड चेंज कर लिया था और मैंने आरएएस की तैयारी में मैं 2017 से लग गया था। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो आपने बताया, सर एजुकेशनल परफॉर्मेंस कैसा था? कितना पढ़ने में ब्रिलियंट थे या फिर एवरेज स्टूडेंट थे? इसके बारे में थोड़ा बताएं। इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ। मेरा जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो बहुत ही अच्छी रही। मेरा 8th में मैंने जो डिस्ट्रिक्ट की मेरिट होती है उसमें फर्स्ट रैंक हासिल की थी और 10th में भी मैंने जिला की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद में जब मैं कोटा चला गया तो मैंने कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस की, तो वहाँ मेरा ऐसा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाया और मेरा आईआईटी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने जब बीटेक में एडमिशन लिया तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस सुधारा और बीटेक में मेरे को जो है वो 9 से अधिक सीजीपीए है मेरा और प्लेसमेंट भी मेरा 4 कंपनीज़ में वहाँ से हो गया था। लेकिन शुरू से बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस रहा हूँ, तो और ज़्यादा हासिल करने की हमेशा से महत्वाकांक्षा रही है, तो इसी वजह से फिर 2 बार फील्ड भी चेंज कर लिया मैंने। ओके सर, मिला जुला के आप जीनियस स्टूडेंट रहे हमेशा से, जो आपने परसेंटेज बताया है। सर आपने बीटेक किया है और सर फिर इधर मैं बिहार में जैसे कि इंटरव्यू कर रहा था, तमाम बीटेक वाले आईआईटी एनआईटी वाले वहाँ टॉपर्स टॉप लिस्ट पे वहीं सब काबिज हो रहे हैं, तो कमेंट्स में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले लिख के जाते हैं कि बीटेक वाले यदि यहाँ पे आएंगे, इंजीनियर यहाँ पे आएंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा। तो सर आप वहाँ भी जैसे बता रहे थे कि बहुत अच्छी कंपनी प्लेसमेंट हुआ था, तो सर आखिर कौन सा मोटिवेशन था कि आप इधर आएँ और किसी एमएनसी वगैरह आपने ज्वाइन नहीं किया? मोटिवेशन हमेशा जो है वो सिविल सर्विसेज के प्रति शुरू में रहा ही था। उसमें ये है कि आप इतने सारे इंटरव्यू लेते हैं तो आपने देखा ही होगा कि समाज में और या फिर लोगों में सिविल सर्विसेज के प्रति जो प्रतिष्ठा है, जो लोगों का एक सम्मान की नज़रों से देखते हैं, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही होता है। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसके बाद में देखें तो आप फैमिली इतना सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स इतना सपोर्ट करते हैं, तो देखते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हैं, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होकर के काम कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है और राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ राज्य सेवा है, तो इसका अट्रैक्शन और मोटिवेशन की और कोई दूसरी ज़रूरत भी नहीं हो सकती है। ओके
सर आप एसडीएम बनेंगे या फिर हो सकता है डिप्टी एसपी आप बनेंगे, क्योंकि आपकी रैंक अच्छी है, तो सर जाहिर सी बात है इसी दोनों में से कुछ सर्विस आपको मिलेगी। सर आपको जब अब रिजल्ट आया तो सर कैसा फील कर रहे थे और इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आप? जब रिज़ल्ट आया तो डेफिनेटली जो 3-4 सालों की मेहनत होती है तो वो जब उसका फल आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और जो पेरेंट्स हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके चेहरों पे जो खुशी होती है वो देखने को मिलती है, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। और दूसरा आपने ये पूछा कि क्रेडिट मतलब किसे देना? हाँ, क्रेडिट आपने पूछा तो क्रेडिट तो सबसे पहले भगवान को ही देना चाहूँगा। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। और उसके बाद में मेरे दादाजी हैं, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट रहा। मेरे माता पिता हैं और मेरी जो जॉइंट फैमिली है तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हर समय में मेरे पीछे कोई ना कोई खड़ा था कि इतना लंबा एग्ज़ाम खींचने के बावजूद भी कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। जी सर, ये तो सब बेसिक चीज़ें जो आपके बारे में थी हर टॉपर्स बताते हैं और हम पूछते हैं क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट हैं, एक टॉपर से ये जानना चाहते हैं कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या क्या बुक लिस्ट था, नोट्स आपने कैसे बनाया। तो सर वहीं पीटी मेंस और इंटरव्यू की तरफ हम चलेंगे अब धीरे से। तो सर आपका पीटी का स्ट्रेटेजी क्या था और उसका बुक लिस्ट क्या क्या आपने फॉलो किया था? पीटी के लिए तो बेसिकली मेरा जैसा मैंने बताया कि ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग में किया है, तो और यहाँ पे जो वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स आते हैं तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और वहाँ पे जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते थे मैंने उससे शुरुआत की थी। साथ में ही जैसे ही मुझे नोट्स मिलते थे तो मैं जो NCERTs हैं और ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हैं वगैरह वो मैं देखता रहता था उनको। प्लस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पीटी के लिए सिलेबस में बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट है कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टॉपिक के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें पता चल जाता है कि इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और इनका लेवल इतना है, तो इनको इतनी मेहनत करके जो है वो पास किया जा सकता है। और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होता है उसमें कट ऑफ ब्रीच करना होता है केवल, इसमें जो मार्क्स होते हैं वो आगे ऐड होते नहीं है। तो प्रीलिम्स के लिए बेसिकली RPSC का ये प्रीलिम्स जो है वो सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं है, वो रिजेक्शन का एग्ज़ाम है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनको वहीं फर्स्ट स्टेज पर ही रोक दें, तो वो बेसिकली प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद में जो मेंस का एग्ज़ाम होता है जो वो भी सबसे थोड़ा प्रीलिम्स का बता देते हैं। प्रीलिम्स का बुक लिस्ट और मेंस का बुक लिस्ट अलग अलग नहीं होता है, वो साथ में ही प्रिपरेशन हमको करनी होती है। प्रीलिम्स के लिए कुछ जैसे अलग है, रीजनिंग या मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता है वो सिर्फ प्रीलिम्स में ही आता है, मेंस में नहीं आता है। और मेंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेंस में ही आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। तो रीजनिंग और इसके लिए मैथ्स के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लग जाएगा, उससे प्रैक्टिस करें। और मैथ्स का एक ही फंडा है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये 20-25 लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग के मिला करके आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका इस एग्ज़ाम में। जो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करने से उनको मास्टर किया जा सकता है, तो ये बहुत ही आसान काम है। उसके बाद में मेंस की तरफ आते हैं, तो मेंस में 4 पेपर होते हैं, 800 मार्क का टोटल होता है पेपर, तो 200 मार्क के 4 पेपर हो गए। तो सबको सिलेबस वाइज डिवाइड किया हुआ है। जैसे हम देखें पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत जो है वो सब बुक प्रेफर करते हैं। हिस्ट्री के लिए देखें तो विपिन चंद्रा है, स्पेक्ट्रम है, वो पढ़ते हैं हम। उसके अलावा इकोनॉमी के लिए है तो रमेश सिंह नाम की एक बुक आती है। उसके अलावा इकोनॉमी के लिए हमारे राजस्थान में इकोनॉमी के लिए जो है वो इकोनॉमी सर्वे जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं और एज इट इज़ जो इकोनॉमिक सर्वे की योजनाएं हैं या कुछ इस तरीके की गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो सीधे सीधे मेंस में भी हमसे पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमी की तैयारी करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ज्योग्राफी की बात करें तो महेश बंडवाल है, और राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती है 4 9वीं से 12वीं की, 6, 7, 8, 9, 10 तक की बुक्स आती हैं, तो वो मैंने पढ़ी थी। और इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इनकी भी बुक्स आती हैं, लेकिन कोई भी कोचिंग जो भी आपको ठीक लगती है, हाँ, उसका कंसाइज नोट्स को एक बार नज़रों से निकाल लें एक बार, तो आप जो है वो कुछ भी ऐसा मिस नहीं करेंगे जो कि सब लोग पढ़ रहे हैं लेकिन आप तक नहीं पहुँच पाया था। ओके सर, राजस्थान स्पेशल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बिहार में बिहार स्पेशल होता है वैसे राजस्थान में राजस्थान स्पेशल बहुत होता है। मेंस या फिर पीटी हो, मेंस में जो भी क्वेश्चन होता है उसमें राजस्थान का एक टच देना होता है और उसके पर्सपेक्टिव में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सर राजस्थान स्पेशल की तैयारी कैसे करनी है?
राजस्थान स्पेशल की बिल्कुल आपने सही बात बोली, क्योंकि राजस्थान पीसीएस एग्ज़ाम है तो राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है और मेंस में भी उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने तो बेसिकली नोट से तैयारी की थी और एक लक्ष्य राजस्थान नाम की बुक आती है, तो वो भी मैंने एक बार ऊपर से ज़रूर देखी थी कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ तो डेटा नहीं है जो सब लोगों के पास में अवेलेबल है और मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। तो ये करके हम कर सकते हैं इसके राजस्थान स्पेशल की तैयारी। सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान आया हूँ इंटरव्यू करने टॉपर्स से आप लोगों से बातचीत करने के लिए, ताकि बहुत सारे व्यूअर्स को, एस्पिरेंट को फ़ायदा हो सके। सर है कि हिंदी सबका सही है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग में मतलब थोड़ा वीक है यहाँ के, मतलब जो भी स्टूडेंट है चाहे एस्पिरेंट है। तो सर थोड़ा हिंदी पे और इंग्लिश पे दोनों पे प्रकाश डालें कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी, क्योंकि वो जो पेपर है 100 नंबर का, उसे 120 नंबर और 80 नंबर का जो पेपर है, तो सर उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसको कैसे ज़्यादा मार्क्स उसमें लाया जाए। मेंस में फोर्थ पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको पता ही होगा कि फोर्थ पेपर से ही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और फोर्थ पेपर से ही लोग रह जा रहे हैं। तो मेरे भी फोर्थ पेपर में 130 मार्क्स हैं और मेरी जो रैंक आई है वो इस फोर्थ पेपर की वजह से आई है, ये मैं बात मानता हूँ। मैं विद्या भारती की स्कूलों से पढ़ा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हिंदी पे बहुत अच्छा पकड़ होती है शुरू से, तो उसका मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। 10th तक मेरी स्कूलिंग हिंदी से हुई है और मैंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया 10th तक, तो हिंदी की पकड़ मेरी स्कूल में बहुत अच्छी थी। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन में चेन्नई तमिलनाडु से किया है, तो वहाँ मुझे इंग्लिश सीखना मेरे लिए कंपलसरी था, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सीखना मेरे लिए कंपलसरी था। तो मेरी जर्नी इस प्रकार से रही है कि मेरे को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं एफिशिएंट हो पाया था। बट अगर आपके साथ में कुछ ऐसा मेरी तरीके की फॉर्चुनेट आप नहीं भी हैं तो घबराने की बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत ही सही कोट है, बहुत ही कॉमन हो गया है, इसलिए लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं इस पर। तो हिंदी के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर का देखिए 50 नंबर की ग्रामर आती है, उसके अंदर में आप विलोम शब्द पूछा है, आपने लिखा है तो उसको मार्क्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन था हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में तो उसमें किसी को आधा ना मार्क्स दिया या किसी को 1 दिया, किसी को 2 में से 2 दे दिए। तो विलोम शब्द में अगर आपने लिखा है तो उसको देना पड़ेगा। और वो कहाँ से आ रहा है, तो मैंने जो पिंक सिटी पब्लिकेशन की राघव प्रकाश नाम की बुक आती है वो पढ़ी थी और अच्छे से पढ़ी थी। और उसके अलावा 9th से 12th की हिंदी व्याकरण रचना आती है अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो मैंने पढ़ी थी। मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने और भी कुछ सोर्सेज से कुछ मटेरियल तैयार किया था, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मेरे ऐसे जो दोस्त हैं वो मेरे साथ में तैयारी करते थे, तो मैं उनसे मांग लिया करता था और वो बहुत सपोर्टिव हैं, अभी भी मेरे साथ में है, बहुत सपोर्टिव है, वो भी सेलेक्ट हुए हैं। तो हम नोट सेक्शन जो होते थे वो अलग सोर्सेज से पढ़ते थे। इंग्लिश के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि एसएससी का जो बुक्स वगैरह आती है उसके ऊपर में वहाँ से कोई भी बुक उठा लीजिए एसएससी की, ठीक है। और उसमें क्या देखिए कि आरएस का जो सिलेबस है, क्योंकि एसएससी में बहुत ज़्यादा आता है, अपने इतना नहीं आता और अपने इतना डीप में भी नहीं आता, अपने बिल्कुल बेसिक आता है। और बेसिक में एसएससी के बुक उठाइए, टॉपिक उसको मार्क कर लीजिए कि ये हमारे आरएस में टॉपिक जो है वो है, और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है। और फोर्थ पेपर में स्कोर करना है तो सिर्फ हिंदी के भरोसे नहीं हो सकता। मानता हूँ 120 नंबर की हिंदी आती है, लेकिन ग्रामर 50 नंबर में स्कोर करने के बाद में पीछे जो है ना वो एग्जामिनर के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो आपको 5 नंबर देगा कि 8 नंबर देगा। उसमें आप एफर्ट्स लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए, लेकिन फिक्स नहीं होता है। लेकिन ग्रामर का जो इंग्लिश का पोर्शन है वो अच्छा हो जाएगा तो इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और 120 को क्रॉस करना चाहते हैं तो दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सर आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो सर आंसर राइटिंग दिमाग में कितना भी कंटेंट हो, जब तक उस कॉपी पे हम नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सर आंसर राइटिंग में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है? और सर कभी आप भी बिगनर रहे होंगे, जब स्टार्ट किया हुआ तो आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी होगी? लिखने नहीं आ रहा होगा, कम ही लिख पा रहे होंगे, या फिर उसको सुशासित तरीके से नहीं लिख पा रहे होंगे। तो सर उसको कैसे दिन पर दिन अपने स्किल को उसको डेवलप किया, उसके लायक बनाया आपने? नहीं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट हाईलाइट किया कि मैं भी बिगनर रहा हूँ, तो बिल्कुल बिगनर रहा हूँ। शुरू में जब मैं बीटेक करने के बाद में मैंने यहाँ पे आके लिखने का वापस शुरू किया तो बहुत मुश्किलें हुई, क्योंकि मैंने वापस यहाँ पे आके हिंदी मीडियम चूज़ किया था। तो वहाँ पे शुरू में 4-5 साल का गैप हो गया था, तो हिंदी में लिखने में मुश्किल आ रही थी। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का यही है कि आप कंटेंट पढ़िए और कंटेंट को पढ़ के उसको लिखिए। लिखने से क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर अल्टीमेटली लिखना है,
वहाँ पर ओरल एग्ज़ाम तो है नहीं कि मैंने याद कर लिया और वहाँ पे जाके मैं बोल दूंगा तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसा कि ओलंपिक की रेस में होता है, यूसेन बोल्ट दिमाग में कितना भी सोच ले कि मैं इतनी मीटर की रेस को 100 मीटर की रेस को इतने सेकंड में कंप्लीट करूंगा, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, ट्रैक पे दौड़ेगा नहीं, तो वो कैसे कर पाएगा। सिमिलरली हमारे साथ में भी ऐसे ही है कि अल्टीमेटली तो हमको उनको लिख करके देना है। अगर आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और लिख करके देना है उनको, तो अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी हमारे पास में, और ये जो हमको 2 दिन में 12 घंटे लिखना होता है, एक दिन 3-3 6 घंटे और अगले दिन 3-3 6 घंटे, तो कई अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ना होने की वजह यही है कि उनको कंटेंट तो बहुत अच्छे, मुझसे अच्छा ज़्यादा कंटेंट आ रहा है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं है इतनी। तो 2 दिन के अंदर में 12 घंटे लिखना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना ज़रूरी है। ओके सर, नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत लोग ऐसे हैं कि कमेंट करते हैं एस्पिरेंट कि बिना नोट्स बनाए क्या सही है, सिर्फ बुक पढ़ के या फिर जो क्लास के नोट्स होते हैं, मार्केट में जो नोट्स मिलते हैं उसको पढ़ के क्या किया जा सकता है, या फिर सर नोट्स बनाना अपना खुद के लिए खुद से बनाए हुए नोट्स इंपॉर्टेंट है? और सर कोई नोट्स आपने बनाए हैं तो उसे आप दिखाइए। नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी जहाँ तक है तो सबकी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। इसमें मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि मेरा नोट्स बनाए बिना काम नहीं चलता था। तो जब भी पढ़ाते थे तो मैं लिखता रहता था और उसको बार बार लिखने से ही मेरा नेचर ऐसा ही है कि वही उसी तरीके से मुझे याद होता है, उसी तरीके से मेरी प्रैक्टिस होती है। तो जैसा कि नोट्स हैं मेरे पास में अभी एक थे, तो ये मेरे कुछ नोट्स का सैम्पल है जिसमें राजस्थान की चित्रकला पे ये नोट्स बने हुए हैं। तो मैंने इसमें कीवर्ड्स में पूरे अपने नोट्स को डिवाइड करके रखा हुआ था ताकि कीवर्ड्स पढ़ते ही मुझे जो है वो टॉपिक का और उसके बारे में ध्यान हो जाए। बाद में सेंटेंस फॉर्मेशन तो मैं खुद से कर लेता था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उद्भव काल लिखा हुआ है यहाँ पे, राजपूत काल में कौन कौन सी चित्र बनाने की परंपरा थी, फिर ये वैज्ञानिक विभाजन बताया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद में स्वर्ण काल कब था, कब से कब तक था, ये बताया हुआ है। फिर इसके बाद में हम देखें तो ये जैसलमेर में जो जिनभद्र सूरी भंडार है वहाँ पे ओग नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी नामक पांडुलिपि चित्र रखे हुए हैं। तो ये इस तरीके से करने से मैं ऐसा करता रहता था क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है कि ये सब इस तरीके से करने से मुझे ज़्यादा याद रहता था। और उसके बाद में जैसे ये भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 भागों में जैसे बांट दिया, तो एक ऐसा टेबल टाइप का बना दिया। यदि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा भी जाए तो एग्जामिनर को कितनी आसानी से पता चलेगा कि देखिए मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है और हाड़ौती है, और मेवाड़ में या मारवाड़ में कौन कौन से उसके सब पार्ट हैं जहाँ पर चित्रकला है। में जहाँ से भी मैंने पढ़ा, जहाँ से भी मैंने अंडरलाइन किया, वो चाहे कोचिंग के नोट्स हो या कोई बुक्स हो, एनसीईआरटी वगैरह हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो, तो वो सारा लिख करके और फिर जब एक बार ये तैयार हो गया तो इसको मैं फिर बार बार पढ़ता था, इसकी बार बार मैं प्रैक्टिस करता था और खुद से ही क्वेश्चन बनाता था कि राजस्थान चित्रकला शैली की क्या विशेषताएं हैं, या फिर भित्ति चित्र पे टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके की खुद से ही क्वेश्चन बनाता था कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और वो इंस्पिरेशन आती है जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो अपने आप से खुद से आइडियाज़ आते हैं कि हाँ ये तरीके से हम कर सकते हैं। तो यही थी मेरी राइटिंग्स। सर मैं अभी तक यहाँ पे राजस्थान में 8-10 इंटरव्यू कर चुका हूँ। जितने मैक्सिमम लोग का इंटरव्यू कर रहा हूँ बेसिकली वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही हैं, और जहाँ भी इंटरव्यू कर रहा हूँ तो वहाँ पे मतलब सबसे टॉकिंग होती है तो बात चलता है कि जो ग्रामीण मतलब पृष्ठभूमि के जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जो यंगस्टर्स हैं, अभी कहीं ना कहीं आरएस से भी दूर हैं। वो सोचते हैं कि हम पुलिस में चले जाएँ, आर्मी ज्वाइन कर लें, टीचर बन जाएँ, या फिर छोटा मोटा कोई जॉब मिल जाए कांस्टेबल वगैरह की। तो सर आरएस के बारे में उनका कंसेप्ट ऐसा है कि मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, उनकी रैंक 3वीं है, देवीलाल यादव सर की। उन्होंने 2006 में कांस्टेबल ज्वाइन किया उन्होंने और 2012 में एसआई। वो बता रहे थे कि 2006 में जब मैं कांस्टेबल बना था तो उससे मुझे आरएस का फुल फॉर्म ही पता नहीं था। तो सर ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, उनसे आपका क्या कहना सर, उन क्या मैसेज देंगे आरएस के प्रति? नहीं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो भी स्टूडेंट हैं मैं उनको यही कहूँगा कि उनके पास में जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है कुछ अचीव करने का, वो और किसी के पास में भी नहीं होता है। और आजकल हम जैसे देख रहे हैं, आपने देवीलाल जी के बारे में भी बात की, तो उनकी स्टोरीज़, नई नई स्टोरीज़ आ रही हैं। अभी हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से 3 बहनों के बारे में पढ़ा, उसके बारे में एक सफाई कर्मी जी है उनके बारे में पढ़ा जोधपुर में। तो ऐसी स्टोरीज़ हर साल आती है, हर बार आ रही है। और डिजिटल एरा है ये, जो इन्फॉर्मेशन है ना वो किसी के पास में अब लिमिटेड नहीं है, वो किसी की बपौती नहीं रही अभी कि ये एक नोट्स है और मेरे पास ये है और मैं इसको पढ़ करके बन सकता हूँ। तो ग्रामीण स्टूडेंट जो भी है उनके पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और डिजिटल युग में सब कुछ, जैसा ये हम यहाँ जयपुर में बैठ करके इतने सारे आपके ऑडियंस में बिहार तक पहुँच रहे हैं, राजस्थान में हर कोने तक पहुँच रहे हैं, तो वैसा जो है वो अब माध्यम बहुत सारे बन गए हैं तैयारी करने के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो जज्बा पूरा होता ही है, उन्हें वो एक बार
तैयारी से लग जाए ना तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो उन्हें तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, उनसे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है हमेशा। ओके सर, यदि मतलब जो भी आपको पोस्ट मिलता है, जो मतलब राजस्थान पीसी सर्विस रिलोकेट करना चाहेगा, उसके बाद सर आपकी क्या ये जर्नी यहीं रुक जाएगी? मतलब इसी पे संतुष्ट होंगे, फिर आगे यूपीएससी के लिए भी ट्राई करेंगे, आईएएस सब बनना चाहेंगे? नहीं, महत्वाकांक्षी तो मैं बहुत ही हूँ, शुरू से ही रहा हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आगे भी। यूपीएससी के लिए मेरे अभी अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो यूपीएससी के लिए मैंने सोचा है, कोशिश करूँगा। अब भगवान ने मुझे इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना बहुत कुछ दिया है, तो आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी भगवान मेरा पूरा साथ देगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना बहुत प्रेशियस समय निकाल कर हमसे बात किया। आशा करते उम्मीद करते कि आपकी बातें सुन के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा, एक स्ट्रेटेजी पता चला होगा, एक आइडिया पता चला होगा। सर हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सर फिर से आपको एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।